हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ 10 जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग आपसे अनुरोध है कि जो बच्चे अभी तक यूट्यूब से डेली वीडियोस के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लगभग बच्चों की संख्या तो है, जो सब्सक्राइबर है वो तो है 26,000 के आसपास, ठीक है। बट जो बच्चे हैं पता नहीं वो क्यों अभी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका लगन नहीं है पढ़ने में, वो किसी और जगह भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है, अन्य बातों में फंसे हुए हैं। तो बेटा किसी भी दूसरी बातों में आप बिल्कुल ना जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल ना जाएं। अपना जो फोकस है, ठीक है ना, अपना जो फोकस है वो आप एक बार सेट करके रखिए, ठीक है ना, अपना गोल सेट करके रखिए और उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, जब तक आप उसको अचीव नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप उसको अचीव नहीं करेंगे तब तक आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष तो बेटा जीवन की एक कहानी है, संघर्ष तो आपको जरूर करना है, तभी सफलता के शिखर पर आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो दूसरों की बातों में ध्यान ना देकर सिर्फ अपना समय है 10 जोरावर क्लासेस को दीजिए, ताकि समय रहते आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सीख पाएं जो कि आपको आपके परीक्षा उपयोगी चीजें हों। आई होप आप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसकी? मिर्च के पौधे की और आम के पौधे या पेड़ की, किसी भी समझ लीजिए, ठीक है। तो मिर्च का जो पौधा होता होता है, आपने देखा होगा, वो लगभग आसानी से घर में वो पनप जाता है, ठीक है, और लगभग वो 2-3 महीने के अंदर ही मिर्च का उत्पादन शुरू कर देता है। पर ये जो मिर्च का जो पौधा होता है, इसकी एक समय होता है, ठीक है ना, इसका एक समय काल होता है, एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो मिर्च देना बंद कर देता है और थोड़े समय के बाद वो क्या होता है, सूख जाता है। और वहीं अगर बात करें आम के पेड़ की, ठीक है, आम के पेड़ को फल देने में, ठीक है, मतलब जो फल देगा, आम जो देगा, वो लगभग समय लगता है उसको 3 से 4 साल का, उसके बाद ही उस पर फल आते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो 3 से 4 साल का जो समय रहा है, ये पूरा संघर्ष रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम। जो इसका मालिक होगा, जिसके बाग होगा, वो एकदम उसको पानी दे रहा है, सींच रहा है, और जो भी चीजें फर्टिलाइजर है वो उसको दे रहा है समय समय पर। तो एक संघर्ष हुआ ना, उसके बाद वो देना बंद कर दो, सिर्फ क्या लो आप, फल लो, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि फल की इच्छा ना करें, ठीक है ना, फल के बारे में ना सोचें, केवल क्या करें, कर्म करें, ठीक है। केवल और केवल आपको क्या करना है, कर्म करना है। अगर आप कर्म करते हैं तो जो फल है वो आसानी से आपको एक दिन मिल जाएगा, फल मतलब रिजल्ट, ठीक है ना। तो भविष्य में आप लोगों को वो फल आपको मिल जाएगा, केवल कर्म में भरोसा कीजिए। यानी कि कर्म के साथ में जो भी संघर्ष दिख रहा है आपको जीवन में, देखिए पूरी दुनिया ही संघर्ष कर रही है, आप लोग भी संघर्ष कर रहे होंगे, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी संघर्ष कर रहे होंगे। तो सबके जीवन के लक्ष्य अलग 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 हैं। तो आप भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है ना, और उस लक्ष्य के प्रति एकदम बिल्कुल एकदम सीधे सटीक एकदम देखिए, दिशा निश्चित करें, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं में ना जाएं, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो भी आपको कुछ और भ्रमित कर रहे हैं तो वहां पे ना जाएं, केवल अपने लक्ष्य पे आप निशाना लगाने के लिए तैयार रहें। जब भी परीक्षा होगी, सबसे पहले स्वयं ही आप स्वयं को पाएंगे कि मैं बहुत आगे हूं उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं गद्यांश के साथ। बहुत सुंदर गद्यांश लेकर आए आपके लिए। क्या है? पक्षियों की चोंच की बनावट उनके खान-पान के अनुसार अलग-अलग प्रकार की होती है। अगर वह पक्षी शाकाहारी है, ठीक है, तो उसकी चोंच की बनावट फलों, सब्जियों को नोचने तथा कुतरने के हिसाब से होती है। जो मांसाहारी होते हैं, उनकी चोंच शिकार पकड़ने तथा चीर-फाड़ करने के लिए आगे की ओर मुड़ी होती है। बाज, चील और गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी हुई होती है। यानी कि जो उनकी जो चोंच होती है, अगर आप देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी, इस तरह की, ठीक, और ये इस तरह का उनका फेस रहेगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, आगे देखिए, बगुलों की चोंच लंबी होती है,
क्योंकि वे मछलियों को पानी के अंदर से पकड़ लेते हैं। पानी के आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच भी ऐसी होती है। वे उससे कीचड़ में रहने वाले कीड़े व अन्य जीवों को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। गोरैया की चोंच छोटी और नुकीली होती है, जिससे उसे अनाज, ठीक है, के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा पक्षियों की चोंच हथौड़ी, चिमटी, कैंची, सरौता, हुक और बर्छी की तरह होती है। ये टाइप ऑफ अलग अलग चोंच बताए हैं। चोंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीक। ठीक है, ये बीक है, जिससे वह अपना शिकार या आहार आसानी से ग्रहण कर लें। तो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ गद्यांश है आपको। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न लेना। पहला प्रश्न है, पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती है? उनके शरीर के अनुसार, खान पान के अनुसार, वजन के अनुसार या पंखों के अनुसार? ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमने पैराग्राफ पढ़ना जब शुरू करा था, तो पहली ही लाइन में आपने देख पाया कि पक्षियों की चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सही उत्तर, खान पान के अनुसार। अगला प्रश्न करते हैं। बहुत बढ़िया, एक्टिव लर्नर्स तैयार हो गए हैं अपने आंसर्स देने के लिए। एक बार प्रेजेंट कर देते तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे तो। ठीक है, चलिए अगला क्या है प्रश्न? मांसाहारी पक्षियों की चोंच कैसी होती है? छोटी, लंबी चोंच, आगे की ओर मुड़ी हुई या चिमटी नुमा? तो जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, ठीक है, तो उनकी चोंच कैसी होती है? देखते हैं कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी चोंच शिकार पकड़ने तथा चीर फाड़ करने के लिए आगे की ओर मुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। जल्दी से पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या है कि शाकाहारी, ठीक है, वेजिटेरियन पक्षियों की चोंच कैसी होती है? बताइए, जो शाकाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच की बनावट किस प्रकार की होती है? लंबी होती है, आगे की ओर मुड़ी होती है, चिमटी नुमा होती है या नोचना और कुतरना ये भी करने वाली होती है? बताइए। तो किसकी बात कर रहे हैं? शाकाहारी पक्षियों की। तो देखते हैं क्या है कि अगर वह पक्षी शाकाहारी है तो उसकी चोंच की बनावट फलों सब्जियों को नोचने तथा कुतरने के हिसाब से होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, नोचना और कुतरना, इस प्रकार की उसकी बनावट होती है। जो छोटे पक्षी होती है उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए चिड़िया। ठीक है, तो उनकी जो चिड़िया की जो चोंच होती है वो लगभग इस प्रकार की होती है। वो एकदम उस चीज से एकदम तोड़ना फोड़ना नोचना, नोच नोच के वो चीजें खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि बगुले, बगुला आपने देखा होगा, ठीक है, कहते हैं बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है पानी में और इनकी टांगे भी बहुत लंबी होती हैं। उसके अलग अलग रीजन है एक्चुअली। इनकी जो चोंच है, ठीक है ना, जो बगुले की जो चोंच है वो लंबी होने का भी कारण है। ठीक है, और जो उसके पैरों के जो साइज है, जो पैरों का साइज है वो भी लंबे होने का कारण है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब दोनों चीजें, चाहे उसकी चोंच हो चाहे उसके पैर हो, ये पानी से ही संबंधित है, ताकि पानी में रहने वाले जीवों को वो आराम से ढूंढ सके और खा सके। इसमें इसके पैर और चोंच दोनों मदद करते हैं। ठीक है, तो जो चोंच होती है बगुले की वो क्यों होती है बोल रहा है? चीर फाड़ करने के लिए, पानी में शिकार पकड़ना, छीलने या फोड़ने। तो हमको पता है, उत्तर हमारा मिल गया है कि बगुले का काम तो कहां पर है? पानी में ही है। तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आप जो आंसर करते हैं वो ABCD में दिया करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कभी आपको ये रोमन मिलेगा, कभी क ख का मिलेगा। आप तो ऐसे ही दीजिए कि 5वें का क्या आंसर है, A B C या D। ठीक है, ऐसे उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ बच्चे सिर्फ ABCD लिख देते हैं, अब ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा है या 5 का लिखा है।
तो जब भी आप आंसर कर रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे आंसर अभी भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आंसर? जैसे मान लीजिए इसका आंसर क्या है, छीलने और फोड़ने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल कौन करता है? गोरैया, हरियल, कबूतर या सभी? छीलने और फोड़ने के लिए। तो देखिए जो गोरैया होता है या गोरैया पक्षी एक है, ठीक है, कि चोंच छोटी और नुकीली होती है जिससे वह अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। तो इसका उत्तर आपको मिल गया गोरैया, ठीक है। पर गोरैया के साथ साथ में आप हरियल भी दिया है और कबूतर भी दिया है और आंसर दिया है उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे जिस प्रकार की गोरैया की चोंच होती है वैसी ही हरियल एक पक्षी है और एक कबूतर की भी यानी कि वैसी ही चोंच है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो जो चोंच की बनावट के अनुसार हमने पूछा, यहाँ पे किसी एक पक्षी का नाम नहीं पूछा है, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि वो जो चोंच है, ठीक है, वो जो चोंच है, जैसे हमने पक्षी बना दिया, ठीक, तो ये जो पक्षी है इसकी जो चोंच है क्या काम कर रही है? छीलना और। चलिए आपको मैं यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ जीके का, गोरैया से संबंधित, कि जो गोरैया है ये डीएसएसबी में पूछ सकता है, ठीक है, DSSB में पूछ सकता है कि गोरैया जो है वो किस राज्य या संघ शासित प्रदेश का एक राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी है गोरैया, ठीक है। कमेंट करके बताइए। इतना हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तुलसी जो है, ठीक है, महर्षि तुलसीदास, उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, ठीक है, और उसमें कौन सी भाषा को इस्तेमाल किया गया? अवधी, ब्रिज, कन्नौजी या कौरवी? तो बता के चलते हैं। कुछ बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया। तो देखिए जो अवधी भाषा में आपको मिलेगा, क्या मिलेगी? रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये जो है वो अवध क्षेत्र वाले जितने भी एरिया मैंने एक बार बताए थे आपको, अवध क्षेत्र में मुख्यतः अयोध्या और उसके आसपास का लखनऊ, ठीक है ना, उन्नाव वगैरह वगैरह बहुत सारे क्षेत्र, ठीक है, ये सब हमारे अवध क्षेत्र कहते हैं। तो अवधी जो थी, अवधी रामचरितमानस जो थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, और जो तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ब्रज भाषा आपको बताया था मैंने एक बार, मथुरा वृंदावन के आसपास जो बोली जा रही है वो ब्रज भाषा है। जो ब्रज भाषा से संबंधित रखते हैं वो कमेंट करके बताएं जी। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यानी कि क्या होगा? एक जो होगा नहीं होगा, तीनों का संबंध होगा। बिहारी हिंदी का अवधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो अवधी है वो उत्तर प्रदेश के बीच का जो हिस्सा है, मध्य उत्तर प्रदेश, वहां पर मुख्यतः बोली जाने वाली एक भाषा है। मगही, भोजपुरी और मैथिली ये कहाँ की है? ये बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है ना। ये सब बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था ना मैथिली, और पूरा नाम बताया था। एक वहां की बहुत अच्छी सिंगर हैं मैथिली ठाकुर, ठीक है। तो वो सब बिहारी हिंदी से संबंधित है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो कौन सा आंसर बचा हमारा? आंसर नंबर ए, इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8 क्या है? निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। एक बोल रहा है, तो कौन सा स्पर्श व्यंजन? देख लेते हैं। शा है क्या? नहीं। छा है? हो सकता है। ला भी नहीं है और हा भी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या है? छा ही है। देखिए स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे कि जो भी हमारे क, च, ट, त और प वर्ग हैं, ठीक है ना, इसमें जो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो है 25। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये टोटल जो हमारे कितने हैं? 25 होते हैं, ठीक है। तो 25 है। तो स्पर्श व्यंजन में आपको पता है च,
के बाद छ ही आता है। ठीक है, तो हमारा ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब बाकी जान लेते हैं। बाकी क्या है देखिए, एक आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिए, श, षटकोण वाला श, सपेरा वाला स और ये ह, ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ये जो आपको इधर जो ला दिया है, ला भी एक कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। और अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन। क्लियर है? तो आपको बता दिया मैंने, स्पर्श व्यंजन बता दिया, ठीक है, ऊष्म व्यंजन बता दिया और अंत्यस्थ व्यंजन बता दिया। तो इसीलिए इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा। अच्छा, बाकी तो अन्य है। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। बहुत अच्छा प्रश्न था जी। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था, आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कौन से हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है। ये कौन से हैं हमारे? य, र, ल, व। इसमें अगर व जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें अगर हम व जोड़ देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा अंत्यस्थ। अभी बताया था, पीछे दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये है आपके संयुक्ताक्षर। ठीक है, ये है आपके संयुक्ताक्षर। ठीक, तो अब क्या बचा हमारा आंसर? ये बचा ड़ और ड़ा। ठीक है, कड़ाई और पढ़ाई में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ड में, ड और ड़ा में जो नुक्ता लग रहा है नीचे, ये हमारे कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कृपया ना भूलें, पेपर में पूछता है, पूछा गया प्रश्न भी है और प्रश्न जो होते हैं रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। वकील, एडवोकेट किस भाषा का शब्द है? वकील और किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? जी, वकील, एडवोकेट बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर हिंदी में बताऊं आपको तो हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवक्ता। ठीक है, लिख लीजिए, याद आ जाता है तो इसलिए बता रहा हूं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। नीचे लिख दूं क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो। एडवोकेट को बोलते हैं अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता लिख लीजिए, एडवोकेट शॉर्ट में। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? जी नहीं, ये एक ही भाषा का शब्द हो सकता है। कौन सा है आपका? अरबी। ठीक है, अरबी। अरबी मतलब जो भी उर्दू से संबंधित जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना, वकील भी उनमें से एक है। और यदि आप जाएंगे कहीं पर, कहां पर? पुलिस स्टेशन पे, भगवान ना करे किसी काम पड़े पुलिस स्टेशन पे जाने का, ठीक है, नौकरी लगे तो अच्छी बात है, बट पुलिस के पास ना जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मतलब दूर ही रहें, ठीक है, अपना करियर पे ध्यान दें। पुलिस और ये जो कोर्ट होती है, यानी कि दोनों का संबंध होगा आपस में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इस्तेमाल होते हैं शब्द, वो अरबी और उर्दू वाले भाषा के आपको शब्द मिलते हैं मूलतः। मूलतः, ठीक है, दोबारा बताओ। जब भी आप किसी की, अगर मान लीजिए, अगर आप जब रिपोर्ट कराने जाते हैं, उसको हिंदी में रपट बोलते हैं। ठीक है, जब रपट करने जाते हैं तो देखेंगे कि उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की होती है वो बहुत ही मतलब जिसको आप जानते नहीं हैं, अपरिचित भाषा सी लगती है वो। ठीक है, और आप उसको पढ़ेंगे तो समझने भी बहुत मुश्किल रहेगा। अगला चलते हैं प्रश्न। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। यानी कि जो एक है वो तत्सम शब्द है, ठीक है, और जो बाकी हैं तीन वो नहीं होंगे। तो बताइए क्या है एक तत्सम शब्द? अनजान, सच, पत्ता या घोटक? ठीक है, अनजान। ठीक है, अनजान। अनजान तो हिंदी का ही तद्भव शब्द है। अनभिज्ञ इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। सच का हो जाएगा सत्य, और पत्ता का हो जाएगा पत्र। तो घोटक बचा। घोटक को क्या बोलते हैं? घोड़ा। घोड़ा एक तद्भव शब्द है किसका? तत्सम का। तत्सम शब्द क्या है? घोटक। यानी कि घोड़ा का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोटक। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। इनमें मदिरा, मदिरा मतलब वाइन, ठीक, का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, यानी कि कोई एक है जो कि नहीं है, तीन है यानी कि उसके उत्तर होंगे।
किसके? मदिरा के। चलो देख लेते हैं कौन सा है। सुरा, मधु, अमी या मध्य। मध्य आपको इस तरह का दिखा है, पर पेपर में जब आएगा ये तो ये आपको इस तरह से देगा। दोनों दे सकता है, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। जैसे विद्यालय को आप देखेंगे इस तरह से अलग अलग कर देते हैं, ऐसे ही ये दिया। ठीक, तो बताइए कौन सा एक है वो नहीं है? इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि अमी जो है उसका मतलब होता है अमृत। ठीक है, यदि मदिरा को आप अमृत समझ सकते हैं तो इसको गलत आप कर ही देंगे। ठीक है, तो अमी क्या हो गया? अमृत हो गया। ठीक है, अमृत, पीयूष। अगले बढ़े, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? मिथ्या। मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या। मिथ्या मतलब जो भी दिमाग में जब कुछ देखते हैं तो उसको मिथ बोलते हैं ना, है ना? दिमाग में जो कि मतलब जो हमारे दिमाग में थोड़ी सी शंका उत्पन्न कर दे, और या फिर हम उसको सोचे ये क्या है। ठीक है, जो कि आपको आपके समझ के परे हो। तो आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य। तो देखिए जो मिथ्या होती है उसके ठीक अपोजिट होता है सत्य। ठीक है, मिथ्या यानी कि जो आप, हो सकता है कि जो आप आंखों से देख रहे हो, ठीक है, वो जो कि सच ना हो, वो एक मिथ हो सकता है। तो उसके परे क्या होगा? उसके परे होगा सत्य। चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चे लोग। प्रश्न नंबर 14 चलते हैं। 14 पे क्या कह रहा है? सिंपल है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है, जी बताइए, अनिल का मतलब और अनल का मतलब कोई भी एक बताएंगे आप तो हो सकता है कि आंसर आपका निकल के आ जाए। जी बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर देखिए आ गया है। अगर आपको दोनों में से कोई एक पता है तो भी आंसर आप कर सकते हैं। देखिए अनिल का मतलब होता है, सिंपल सा देखिए, अनिल का मतलब क्या है? हवा। क्या है? हवा। और अनल का मतलब होता है आग। ठीक, अनिल का मतलब क्या है? हवा। अनिल मतलब हवा, पवन, वायु। ठीक है, और अनल का मतलब क्या है? आग, अग्नि। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी कि जो घोड़ा शब्द है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है, आपको पता है 3 प्रकार के जो मुख्य जो बताई हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो बताइए कि कौन सा हो गया इसमें से? घोड़ा का क्या है? भाववाचक है? नहीं, भाववाचक मैंने आपको बताई थी, जो कि आपको आंखों से, ठीक है, ना दिखती हो, केवल महसूस हो। घोड़ा तो दिखेगा तो ये नहीं होगी। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक तो हो नहीं सकता। अब देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में समझिए कंसेप्ट, कि अगर यहाँ पे लिखा होता चेतक घोड़ा, ठीक है, ठीक है, चेतक घोड़ा, ठीक है, तो चेतक इस घोड़े का नाम है तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। जब नाम नहीं है, केवल घोड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? जातिवाचक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा का आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। 15 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। क्लियर है ना? बहुत आसान आसान से प्रश्न आते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि हिंदी में तो आप 20 में से 20 लेकर ही आओगे। ऐसे ही देखिए, ये सिंपल सा, ये भी संज्ञा का है कि पूरब दिशा, ठीक है, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन है, दिशा कौन सा प्रकार है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो देखिए द्रव्यवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा। अब देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक बता। अब देखिए यहाँ पे दिशा है, ठीक है, अब यहाँ पे दिशा, और एक दिशा को भी आपने बता दिया। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। यानी कि उस दिशा को आपने निर्देशित कर दिया। तो जब निर्देशित कर दिया तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। यानी कि उसका आपका कंफर्म है कि उस चीज का नाम भी है। अगर सिर्फ दिशा होता तो सिर्फ हमारा बनता है जातिवाचक, पर यहाँ पे हमने बता दिया पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। समझ रहे हैं? तो ये सभी जो दिशाओं के नाम होते हैं कैसे होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, डिटेल में मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा रखा है, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं, संज्ञा। संज्ञा के साथ साथ में लगभग 23 वीडियोज हैं जो हिंदी के जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं जिनमें प्रश्न बनते हैं, और पूरी डिटेल में वो वीडियो हैं। सिंपली आपको क्या करना है, द जोरा क्लासिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो आप लॉगिन करने के बाद कुछ डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। ठीक है, डेमो क्लासेस आपको एक एक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो जब आप एनरोल कर लेंगे, एनरोल करने के बाद, कोर्स को परचेज करने के बाद,
जितनी वीडियोस होंगी वो क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। आप उसको एक बार देखें या 1000 बार देखें, वो आपकी क्षमता है। ठीक है, बस वीडियोस देखिए, अपना कोर्स करिए कंप्लीट और हमारे साथ जुड़े रहिए जब तक आप लोग सही दिशा पे, सही परीक्षा में सफल ना हो जाएं। ठीक है, अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी, खूंटी आपको पता है ना, खूंटी हम कहाँ लगा देते हैं, हम दीवार, जैसे मान लीजिए दीवार है, ठीक है, इस दीवार में हमने टांग दी खूंटी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपने जो भी अपनी चीज टांग दी। ठीक है, ये जैसे कपड़े टांग दिए वगैरह वगैरह। ठीक, तो उसको बोलते हैं खूंटी। ठीक है, तो बताइए इसका जो शब्द का बहुवचन क्या होगा, खूटियां, खुटियां, खुटियो या खूटिया। अब देखिए खूटी, जब यहाँ पे इकार अंत आएगा तो याद रखिए यहाँ पर लास्ट में चंद्र बिंदी ही आएगी। ठीक है, जब यहाँ पे इकारांत यानी कि जो बड़ी ई है उससे हमारा शब्द जो है वो खत्म हो रहा है, इकारांत। ठीक है, इकारांत जो लास्ट में है वो इकारांत है, तो यहाँ पे क्या आएगी, चंद्र बिंदी आएगी, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर कर दिया है। इसी तरह आंसर करते रहिए। अगला बढ़ते हैं, करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। यानी कि करना से क्या बनाना है, प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोजेटिव वर्ब्स। ठीक है, ऐसा काम जो कि आप किसी दूसरे से, किसी अन्य से कराते हैं, स्वयं नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो जब स्वयं नहीं कराएंगे तो आप देखें किसी और से, करना से क्या बनेगा, करवाना, किया जाना, करता है, करवाया। ठीक है, करवाया नहीं, करवाना, याद रखना। ठीक है, करवाना। क्लियर हो गई बात, करवाना। करवाया तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, पर हम यहाँ पे हमारे को नहीं पूछा है कि आप उसको कौन से टेंस में डालें, इसलिए हम उसको सिंपली हमने प्रेजेंट टेंस में डाला। क्या डाला कि करना का क्या बनेगा, करवाना। ठीक है, और उसकी भूतकाल क्या बन जाएगी, करवाया। जैसे कि मैंने अपने बाल कटवाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, तो इसको आप बताइए, मैंने अपने बाल कटवाए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। जी, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्वनाम पूछ लिया है, कौन सा सर्वनाम है, देखिए कोई बोल रहा है। ठीक है, अब कोई है तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक तो आपको कौन, क्या, कैसे, ठीक है, ऐसा आएगा। संबंधवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक में उसका, इसका, ठीक है ना, ऐसा आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, अनिश्चयवाचक, जब कोई चीज आप कंफर्म ना हो। ठीक है, जब कोई चीज कंफर्म ना, तो क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। और जब कंफर्म है, जैसे कि यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। और निजवाचक तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो देखेंगे सर्वनाम के, मैंने आपको पहले बताया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दोबारा से बताता हूं। पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। यानी कि पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसकी डिटेल में आपको वीडियो देखनी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे लॉगिन करेंगे आप तो बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो क्लियर है, आज का स्कोर जल्दी से बताइए। और मैं हमेशा बताता हूं कि आपको जो अपना स्कोर डालना है वो कहाँ डालना है, आप लाइव चैट से बाहर निकलकर, ठीक है, जो कमेंट्स जहाँ पे लिखा रहता है वहां पर आप जाके वहां पे अपना स्कोर डाला करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है वो सभी लोग देख पाएंगे और मैं भी देख पाऊंगा। अन्यथा मुझे क्या करना पड़ेगा, वीडियो को प्ले करना पड़ेगा और आपने जो कमेंट किया होगा वो कितने सेकंड्स पे किया होगा वहां पे जाना पड़ेगा अलग अलग अलग, समझ रहे हैं। और जब आप कमेंट्स करते हैं तो एक ही पूरी जगह लिस्ट में वो ऐड होते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप अपना स्कोर जब भी आप शेयर करा करें तो कमेंट्स में किया करें, लाइव चैट में ना करें। लाइव चैट से बाहर निकल के कमेंट्स करें, सिंपल कमेंट में आप अपना स्कोर डाल दीजिए। अगर आपका चैनल का जो जहां से भी आप जो नाम है, ठीक है, तो मान लीजिए किस बच्चे का नाम कुछ गेमिंग जोन है, अब गेमिंग जोन जैसा नाम है तो पता नहीं है ना किसका है। तो यदि आपका जो नाम दिया है आपके घर वालों ने
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके आप अपना स्कोर बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखना है इस तरह से, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, एक कोई विजय बच्चा है जिसके इतने मार्क्स हैं। अगर आप मान लो गेमिंग जोन, ठीक है, फलाना पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, ई पाठशाला, डी पाठशाला, तो उससे क्या समझ नहीं आता है हमारे साथ कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नाम से भी पता होना चाहिए। जैसे कि जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ नाम, जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके क्लास में चाहे 10 बच्चे हों चाहे 50 बच्चे हों, तो एक समय के बाद आप उन सभी 50 बच्चों का नाम उनका जान जाते हैं। ठीक है, उन 50 बच्चों का नाम और बाय फेस जान जाते हैं। अब यहाँ पे बाय फेस तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नाम से तो आप अपनी पहचान हमारे सामने उजागर करें कि आप कौन है। तो इसलिए कमेंट्स हमेशा कमेंट बॉक्स में क्या करें, लाइव चैट में ना क्या करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।